हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने नीट 2021 के पेपर को डिस्कस किया था। तो पार्ट वन वीडियो के नाम से उसमें था, तो उसके अब से पहले तक का क्वेश्चन है। अब इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें ये प्रिज्म का क्वेश्चन है। तो इस पे ये देखते हैं क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। तो इसमें हमें ये बताना कि जो रेज आ रहा है तो वो किस एंगल से बाहर निकलेगा। तो आपको प्रिज्म के बारे में अगर पता हो पहले से, तो हम उसमें जानते हैं कि अगर मिनिमम डेविएशन का कॉन्सेप्ट जब करते हैं तो इसमें आर एंगल ऑफ आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए, उसके एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल हो जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें खास क्या बना रहा है कि परपेंडिकुलरली प्रिज्म के सरफेस पे परपेंडिकुलरली फॉल करा रहा है। तो आप ये बहुत बेसिक सा ज्ञान है कि अगर आप परपेंडिकुलरली किसी भी रेज को अगर फॉल करते हैं किसी भी सरफेस पे, तो या तो बाउंस बैक हो जाएगा। अगर वो ओपेक सरफेस है, ओपेक सरफेस मींस कि ट्रांसपेरेंट सरफेस है, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर वो जा रहा है तो ठीक उसी पाथ पे चलता चला जाए। तो मतलब ये 90 डिग्री से अगर ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे ऐसे ही चलता चलता चला जाए। हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं अपने लिए, तो ज्यादा समझना आसान होगा। तो ये देखिए एक प्रिज्म है ऐसा, और एक रेस इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऐसा मान लेते हैं 90 डिग्री से फॉल। तो बेसिकली क्या होगा कि ये रेस जो होगा ट्रेस करेगा, वो उसी लाइन में चलता हुआ चला जाएगा। क्यों होगा ऐसा, उसी लाइन में चलता हुआ चला जाएगा? अगर आप स्नेल्स लॉ अगर जानते होंगे तो वहां पर स्नेल्स लॉ में क्या होता है, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, यही जानते हैं। तो यहाँ पर μ1 फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है। अगर यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए तो 1 होगा, और साइन आई क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता होता है कि वो नॉर्मल से कितना, किस एंगल से उस पर इंसिडेंट करता है। तो लेकिन ये नॉर्मल के अलॉन्ग ही जा रहा है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, 0। तो ये 0 हो गया। क्या आप ऐसे लिख लीजिए कि साइन 0 μ2 कुछ होगा, ऐसे इस क्वेश्चन में गिवन है √3 इसका वैल्यू है, और एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है। तो यहाँ पर ये √3 हो गया और साइन आर। तो साइन 0 तो आपको पता ही होगा, पता है ना, साइन जीरो का वैल्यू 0। इसलिए मैंने पूछा क्योंकि आप लोग को कंफ्यूजन रहता है, नीट के बच्चों को जनरली ट्रिग्नोमेट्रीज के एंगल्स उसके नहीं याद रहते हैं। तो √3 इंटू साइन आर, तो आर इक्वल टू 0 डिग्री, ये हो गया। तो जैसा मैंने बोला था कि वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो 0 होगा, तो उसी लाइन में वो आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। अब देखिए कि अब यही रेस अगर जब बाहर निकल रहा होगा तो क्या होगा। तो ये तो, और आपको पता है कि जब भी अगर हम डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं तो रेस जो होता है बाहर एकदम से निकलता है, तो उसका इस नॉर्मल से ऐसे डेविएट हो जाएगा किसी एंगल थीटा पर। तो यही हमें चाहिए, एंगल थीटा, या मतलब जनरली जो कॉपी बुक स्टाइल होता है वो ई बोलता है उसको। तो एंगल ऑफ इमरजेंस चाहिए। तो ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। अच्छा, उसके पहले ये वाला एंगल क्या होगा, अगर ऑब्वियसली होगा ही मिनिमम डेविएशन का कॉन्सेप्ट। तो मिनिमम डेविएशन में पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि r प्लस आर डैश इक्वल टू ए होता है। r तो हमें पता चल गया था कि 0 है, तो r डैश का वैल्यू क्या होगा, तो a के इक्वल होगा। और a का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री। तो 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 r डैश इक्वल टू ए,
60 डिग्री है। हमने एक गड़बड़ी कर दिया ए लेने में, इसको ठीक कर लेते हैं। आर डैश इक्वल टू ए तो ठीक बात है, लेकिन 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म ऊपर से लेते हैं 30 डिग्री। जो कॉन्सेप्ट पूरा होता है ना ये ऐसा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का, एक फॉल करता है फिर पैरेलल आ जाता है फिर ऐसे जाता है, इसके अंदर यही कुछ होता है। तो ये एंगल ये होता है, तो इसीलिए ऊपर का एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ से आर डैश का वैल्यू 30 डिग्री हो गया, यानी कि इस पर जो फॉल कर रहा है वो जिस इंसिडेंट कर रहा है वो 30 डिग्री हो गया। तो फिर इस फेस पर जो ए और बी का फेस अगर देख लें, तो यहाँ पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं एट फेस ए बी, तो म्यू का वैल्यू √3 गिवन है, sin 30 इक्वल टू 1, क्योंकि एयर में जा रहा है, और उसके बाद sin e। तो यहाँ से sin e का वैल्यू होगा √3 और sin 30 का वैल्यू 1/2, तो √3/2। तो अब sin e इक्वल टू √3/2, तो e एंगल फिर से इस √3/2 उसका वैल्यू कब होता है, जब एंगल 60 डिग्री होता है। तो एंगल ऑफ इमरजेंस इसमें 60 डिग्री होगा। इस हिसाब से इसको हम कह सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा, 60 डिग्री वाला, इसका सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली प्रिज्म का कॉन्सेप्ट था, और जो नॉर्मल स्नेल्स लॉ का होता है, प्रिज्म का मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन r + r डैश इक्वल टू a होता है, और बाकी जो बेसिक है स्नेल्स लॉ अगर आपको पता है तो हर फेस पे आप लगाते जाइए, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए किस पर है। ठीक है, ये आपके सेल्स वाले जो पोटेंशियोमीटर पर, तो पोटेंशियोमीटर काफी हॉट टॉपिक होता है नीट या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। तो इसमें पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर सर्किट सेल EMF is 1.5 volt, give a balance point at 16 centimeter length of wire. If another cell of EMF 2.5 volt replace the first cell, then at what length of the wire balance point अगर। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए कि व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का अगर हम सेटअप देखें, आइए पोटेंशियोमीटर पहले आपको बता देते हैं कि सपोज कि एक बड़ा सा बैटरी होता है और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस R होता है, और यहाँ पर एक वायर होता है A to B। ये ऐसा कुछ मतलब प्रोटोटाइप अगर पोटेंशियोमीटर की बात करें ऐसा कुछ रहता है, इसका EMF कुछ E रहता है, और बारी बारी से हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा सेल का और एक ऐसा हमारा जॉकी रहता है, तो से इस पे L1 डिस्टेंस पर होता है, इसका EMF सपोज E1 है। दूसरा अगर एक बैटरी लेते हैं EMF इसका E2 है, और उसको अगर उसका नल पॉइंट L2 डिस्टेंस पर मिलता है फ्रॉम A से, A पे इसका 0 और यहाँ से B का कुछ लेंथ होता है। तो ये पोटेंशियोमीटर का सेटअप होता है। तो बहुत अब ये आसानी से समझा जा सकता है। तो इसमें एक फॉर्मूला आता है, इसको जब आप पोटेंशियोमीटर वाले कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ने कभी जाएं, तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी डिवाइस का हमें कितना पोटेंशियल वो मेजर करता है। तो इस कॉन्सेप्ट में बात करें तो E1/E2 इक्वल टू L1/L2 ये कॉन्सेप्ट लगता है। तो इसमें अभी E1 कितना है 1.5 वोल्ट, E2 दूसरा सेल का कितना है 2.5 वोल्ट, और पहले वाला लेंथ L1 इज 36 सेंटीमीटर, और L2 हमें पता करना है कि दूसरे वाले लेंथ के लिए क्या होगा। तो बस आप सिंपल अलजेब्रा करिए, L/2 ये डॉट डॉट को हटा लीजिए, और यहाँ पर 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो 36 इज इक्वल टू 5/3 12, तो L2 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर पर वो बैलेंस करेगा। तो इस क्वेश्चन
ये रहा 60 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक चीज और बता दें, एक क्वेश्चन तो ठीक है आ गया, पोटेंशियोमीटर को और कैसे रीड कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर E1 है तो कुछ इसका वोल्टेज 1.5 था, और वो उसका नल पॉइंट कहाँ पर था 36 सेंटीमीटर पे। जैसे ही उसका अगर पोटेंशियल अगर बढ़ा 2.5 हुआ तो उसका नल पॉइंट क्या होगा, अब 36 सेंटीमीटर से ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो इसीलिए ये जो रिलेशन जो यहाँ से है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L होता है। तो यहाँ से E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2। अगर क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यही रहता 2.5 के बजाय कुछ दे देता 1.2, तो जो आपका दूसरे वाले के लिए जॉकी कहीं यहाँ पर शिफ्ट करता, ये वाला कहीं यहाँ पर शिफ्ट करता। तो खैर अभी तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जब कभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो आपको डिटेल में और बताएंगे, तो उसके लिए आप वॉच करते रहिएगा हमेशा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड है, मैकेनिक्स वाले चैप्टर टॉपिक से। तो आइए पहले क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि है क्या, और फिर उसका देखा जाएगा। A particle is released from the height s from the surface of the earth. At certain height, the kinetic energy of 3 times of its potential energy. ठीक है, तो एक ऐसा है और ये certain height s पर है from the surface, और at the potential a particle is released। ठीक है, यहाँ पर इसको रिलीज कर रहा है, और पार्टिकल कभी यहाँ पर जब पहुंच रहा है या और नीचे क्योंकि at a certain height the kinetic energy of the 3 times of potential energy, the height from the surface of the earth and the speed of the particle at that instant are respectively। तो उसमें कह रहा कि अच्छा एक चीज आपको पता होगा कि जब भी किसी हाइट पर मतलब पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो वहां पर उसका स्पीड कितना होगा। जब भी हम किसी पार्टिकल को जब ड्रॉप करते हैं तो स्पीड तो 0 ही होता है, क्योंकि हमारे हाथ में पार्टिकल मूव कर नहीं रहा है, तो उस समय उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। और व्हेन द मोमेंट विल लीव द पार्टिकल इट विल हिट द ग्राउंड, सो एट मोमेंट विल हिट द ग्राउंड द काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीज इज मिनिमम। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट होता है। और एक चीज बात तय है कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम एवरीवेयर विल कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर पार्टिकल को अगर छोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है 1/3 ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, यही बोला ना, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लेते हैं कोई हाइट h होगा यहाँ पर, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर अगर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, मास कुछ पार्टिकल का होगा mg और उसका हाइट है s, mgs हो गया। और ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कुछ वहां पर पार्टिकल का स्पीड होगा 1/2 m v², और उस समय 3 टाइम्स ऑफ mgs ऐसा होगा। तो जहां तक अगर स्पीड बताने का है तो m से m कैंसिल हो गया, और ठीक है 1/2 mv² इक्वल टू 3 mgs। ठीक है, तो हाँ मैं क्या बोल रहा था आपको कि 1/2 mv² इक्वल टू की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हमें हाइट नहीं पता, तो इसलिए mgs लेना ठीक नहीं होगा। कुछ यहाँ पर इसके बजाय कोई हाइट h होगा, वही तो पता करना है इस क्वेश्चन में। h 3 कितना, तो v² इक्वल टू हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि v²/2 इक्वल टू 3gh। तो इसको रखे रहिए। अच्छा, अब वहां पर अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी अगर पर्टिकुलरली बात करें तो इस पॉइंट पर कितना होगा, mgh होगा। अच्छा, और
दूसरा रिलेशन हमें क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ठीक है, तो एक चीज और समझ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर रहे थे, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इस पॉइंट पर, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी था। तो 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्क्वायर कर देते हैं। और टोटल एनर्जी हमारा क्या है, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे देखिए तो मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, तो और वही उसका टोटल एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 होगा। तो फॉर द जर्नी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो वो 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी बिकम mgs। यहाँ पर इसमें आप टोटल एनर्जी कह सकते हैं इसको। तो ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उस साइड पर mgh इक्वल टू mgs। तो mg कैंसिल हो गया, तो यहाँ से h इक्वल टू s/4। तो एक तो ये हाइट आ गया हमारा कि जिसमें चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि h इक्वल टू s/4 s/4 तीन ऑप्शन है। ठीक है, अब हमें लेकिन वेलोसिटी चाहिए, तो क्यों ना इसको पुट कर दिया जाए यहाँ पर v²/2 इक्वल टू 3g और h की जगह पे s/4। तो 2 to 2 कैंसिल हो गया, तो v² इक्वल टू 3gs/2। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3gs/2। तो वेलोसिटी 3gs/2 का रूट और हाइट उसका s/4। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये वाला s/4 3gs/2। तो ये बात समझ में आया कि वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन कैसे है। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर। इसमें करा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन पैरेलल connection that consist of the 4 wires of equal area of cross section and same material is 0.25. What will be the effective resistance if connected in series? तो ठीक है, ये रेजिस्टेंस वाले चैप्टर से है। तो पहले एक बात को समझिए कि इसमें जो एक लाइन ये बोला हुआ है कि दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर पैरेलल में है, 4 वायर पैरेलल में है इस तरह का कुछ, और चारों का एक जैसे मटेरियल का। तो मतलब ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस दूसरी भाषा में सबका सेम ऐसा इस तरह का चारों का रेजिस्टेंस सेम है। तो आर 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 क्योंकि सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम मटेरियल, आर इक्वल टू आप ये जानते होंगे ना, रो इक्वल टू L/A। एल उसका लेंथ होता है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और रो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो अगर कोई पैरेलल में है उसका तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इफेक्टिव इक्विवेलेंट R/4 1/R 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 1/R। आप इक्विवेलेंट वाले चैप्टर से आपको पता, करंट इलेक्ट्रिक वाली सिटी वाले चैप्टर से आपको ये पता होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर सीरीज में है तो R1 + R2 होता है, और अगर पैरेलल में है तो इसका प्रोडक्ट बाय सम R1 R2 अपन R1 + R2। और 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस है तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। So in that way, so R equivalent because every resistance are same, so 4 रेजिस्टेंस है तो R/4 ये आपका हो गया। और R इक्विवेलेंट इसमें पैरेलल में जब है तो इसका वैल्यू कितना 0.25, तो 0.25 R/4, तो 0.25 का मतलब होता है 1/4, 4 to 4 कैंसिल, तो R इक्वल टू 1 ओम आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा ना कि कैसे हुआ, क्योंकि R/4 इक्वल टू 0.25 0.2। अब चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, 0.25 × 4 = 1, लेकिन थोड़ा मैथमेटिकली
फास्ट रखिए अपने आप को कि 0.25 का मतलब 1/4 होगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, r = 1 हो गया। अब इससे क्या कर रहा है कि चारों को वो सीरीज में ऐड कर रहा है, तो सीरीज में ऐड कर रहा है, ओके ऐड कर देते हैं। तो R R R या इसमें तो 1 ओम हो गया, 1 ओम हो गया, 1 ओम हो गया, 1 ओम। तो सीरीज के में अगर होता है तो उसका सिंपली सम हो जाता है, R इक्वलेंट R1 + R2 + R3 + R। तो यहाँ पर 1 + 1 + 1 + 1 कर लीजिए, तो 4 ओम हो गया। तो ये आसान था। ऐसा क्वेश्चन एक अगर नीट के लिए देखा जाए तो एक रहता ही रहता है, लगभग लगभग हर 1 साल के बाद ऐसा मिल जाता है, या कभी कभी तो लगातार आते रहता है। तो आप प्रीवियस ईयर भी आप चेक करेंगे तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका 15 का फर्स्ट आंसर 4 होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कह रहा है, a waterfall from the height 60 meter at the rate of 15 kg per second operate at turbine. The losses due to the frictional force are 10% of input energy. How much power is generated by turbine? तो ठीक है, तो ये भी एक वंस अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन है। इसमें इसके साथ पावर मिक्स कर दिया है, और कह रहा है कि कुछ 60 मीटर के हाइट पर है और वाटर 15 kg पर सेकेंड। तो ये डेटा याद रखिएगा, 15 kg पर सेकेंड मतलब मास बाय टाइम एक तरह से दिया हुआ है, तो हमें आगे काम आने वाला है। हम क्या जानते हैं, पावर = W/T होता है ना, वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन यहाँ पर सारा का सारा एनर्जी हम मानते हैं कि कन्वर्ट हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर भी वो कुछ बोल रखा है कि 10% लॉस हो रहा है, तो उसको अलग से समझ सकते हैं। पहले तो अगर मान लीजिए कि h हाइट है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी सारा वर्क डन में कवर हो रहा होगा। ये कितना हो गया, mgh/t। तो m/t का रेडीमेड वैल्यू ये चीज, तो m/t का रेडीमेड वैल्यू कितना की मैंने 15, g का वैल्यू 10 होता है ये, या क्वेश्चन में बोल रहा होगा, बोल ही रहा है, और h का वैल्यू 60। तो ये कितना हो गया, 15 × 10 × 60, 15 6 90 होता है, तो 900 वाट हो गया। ठीक है, पावर का वाट होता ही है, तो बोला है किलो वाट, तो ठीक है, तो 9 किलो वाट कर लेते हैं। अब क्या हो रहा है कि पावर उसका 9 किलोवाट, तो एक्चुअल में उसका प्रोडक्शन वो मतलब दे रहा है, मींस क्या कि वाटर कुछ फॉल हो रहा है, उसके चलते समथिंग कुछ मशीन है चल रहा है या ऐसा कुछ हो रहा होगा। लेकिन कह रहा है कि दिस प्रोसेस 10% एनर्जी इज वेस्टेड। लुक एट दैट, कह रहा है कि लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% बाय इनपुट एनर्जी। तो इसका 10% देख लेते हैं क्या होगा, 10% ऑफ 9 = 9 × 10/100, तो 9/10, तो 9/10 का मतलब 0.9 वाट हो गया। तो यूजफुल एनर्जी क्या होगा, 0.9 वाट तो वेस्ट हो गया। तो यूजफुल एनर्जी या यूजफुल पावर 9 - 0.9, 8.1 वाट, यही है ना। तो यही हमसे पूछा भी जा रहा है कि हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। तो यूजफुल जितना एनर्जी लगेगा वही पावर जनरेट करेगा, तो उसका मतलब 8.1 किलोवाट जनरेट हो रहा होगा। तो इसका आंसर थर्ड वाला है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा सा स्पेस खाली कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 ऐसे देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट 5 एम्पियर सोन। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकंड टू द कंडक्टर। तो ठीक है, पहले तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर बना लेते हैं। ये हमारा लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, फिगर में भी गिवन है P2Q, और उसमें 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। और यहाँ पर एक कुछ वायर है, उसमें V = 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से कुछ भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्टर इज 20 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमारा
20 सेंटीमीटर है। तो पूछा जा रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन एट दैट इंस्टेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से इस कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने से पहले आपको एक इसके बारे में कुछ बता दूं। अगर एक कॉन्सेप्ट आप जानते रहिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और रेस्ट में और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। बात समझ में आया क्यों? अगर मैंने फिर से सुनी, मैंने क्या बोला कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टेड समवेयर इन स्पेस एंड एनी चार्ज पार्टिकल इज देयर प्रेजेंट, इट नॉट मूविंग, कीप इन माइंड नॉट मूविंग, it will have no any force, no magnet, not any force, at least magnetic force will not have. Why? Because कि F is equal to Q U cross B होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई जब कोई चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में होगा तभी फोर्स लगेगा। ये बात समझ में आया? ये डिफरेंस आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, कोई अगर चार्ज पार्टिकल है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दीजिए एनी मींस ऑफ द सोर्स, सो इट विल हैव एक्सर्टिंग अ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट। तो वहां पर क्या होता है, तभी इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो वहां पर क्या है कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार जनरेट हो गया तो उससे फोर्स लगना तय है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स में ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में जब तक पार्टिकल मूव नहीं करेगा तब तक उससे फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। मैग्नेटिक फोर्स उसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा ही जा रहा है, F इक्वल टू क्यू यू बी होता है और वो 90 डिग्री पर भाग रहा है। तो आपको ये भी बेसिक वेक्टर से पता होगा, u क्रॉस v इक्वल टू क्यू यू बी साइन थीटा। तो थीटा इज 90 डिग्री इस, और साइन 90 बच्चों क्या होता है 1, ये तो पता होगा ना। साइन 91 ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग भूल जाते हैं। तो ये चीज हो गया क्यू यू बी, तो फोर्स। तो चलो ये बात तो तय हो गया कि F इक्वल टू क्यू यू बी होगा। अच्छा, अब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप लोग को अच्छे से पता होगा, नहीं तो शायद क्वेश्चन भी आपको हेल्प करता है। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यू, स्पीड इसका 10⁵5। अब बड़ा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट जान लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा में ही बोल रहा है ना कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और उसके चलते मैग्नेटिक करंट 5 एम्पियर जा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है, तो उसका सबसे बेसिक नॉलेज यही होता है कि हाउ टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। आप अपने बचपन के दिनों में पढ़े होंगे कि अगर कोई वायर में करंट अगर जाता है तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो उसका इस पॉइंट पर वैल्यू क्या होगा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का, तो इसका फॉर्मूला होता है μ0/2 I/r। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर, और r उसमें क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कैलकुलेट कर लीजिए, d इक्वल टू μ0/2 I/r। तो μ0/2 का वैल्यू कितना हो जाता है 2 × 10⁻⁻7। I वहां पर 5 एम्पियर है, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2। तो 0.2 का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 ऊपर गया तो 25। तो 2 × 25 × 10⁻⁻7। तो यहाँ से 50 × 10⁻⁻7 टेस्ला। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब उसका वैल्यू उठाकर वहां पुट कर दीजिए। तो 1.6 × 10⁻⁻19, 10⁵5 और 50 × 10⁻⁻7। तो बेसिक सा कैलकुलेशन है। 1.6 × 5 16 5 जो 80 होता है, तो 1.6 × 5 इज 8 और 50 है तो ये तो पूरा 8 हो गया। और 10⁻⁻19 + 5 - 7, तो 8 × 10⁻, यहाँ से ये कितना हो जाएगा -19 और -2 तो -21। 8 × 10⁻⁻21। अच्छा, वो क्योंकि 50 था ना, वही मैं देख रहा हूँ कि 20 पावर कोई है नहीं यहाँ पर। एक देखिए 1.6 × 5 तो 80 × 10 तो ये 80 था। तो 8 × 80 × 10⁻⁻21 तो 8 × 10⁻⁻22। तो वहां से देखा जाए तो 8 × 10⁻⁻20 न्यूटन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें दो कॉन्सेप्ट का मिक्सचर था, एक तो F इक्वल टू क्यू यू बी और दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। उन दोनों को मिक्स करके मैग्नेटिक फील्ड आपसे कैलकुलेट करवाया लॉन्ग वायर से, और F फोर्स कैसे लगता है वो मैंने आपको बताया कि जब वो पार्टिकल मोशन में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। जीनो डायरेक्ट, अच्छा ये आपका सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से। तो ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि जीनो डायोड सेमीकंडक्टर वगैरह के लिए क्या है कि कम इस तरह के क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, और ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है तो सर आप रिसीवर देखेंगे तो इसी के आसपास ये जीनो डायोड वाले जो रहते हैं इन्हीं को घुमा फिरा कर आपसे कई बार पूछते हैं। तो खैर देखिए कि जीनो डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एट द वोल्टेज रेगुलेटर। हाँ, तो ये सही बात है कि जो जीनो डायोड होता है, अगर आप सेमीकंडक्टर को रीड आउट करेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, वहां पर आपको बताया जाएगा कि जीनो डायोड इज कनेक्टेड इज रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड इन द वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसको यूज करते हैं, तो ये तो बात सही है। अब देखते हैं दूसरा कि पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट। पोटेंशियल बैरियर फॉर पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन पोटेंशियल बैरियर ऑफ द पीएन जंक्शन। तो इसमें देखिए कि पीएन जंक्शन की अगर बात करें तो इसमें अगर जर्मेनियम की बात करें तो उसका कुछ 0.3 होता है, और दूसरे वाले एलिमेंट जो सिलिकॉन है उसका 0.5 या उससे ज्यादा 0.5 के आसपास रहता है। तो यहाँ क्या बोले 0.1 टू 0.3 वोल्ट, नहीं 0.3 वोल्ट होता है, तो इन बिटवीन तो उसका मतलब कम तो हो नहीं सकता, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन गलत है। तो आपका ये वाला सही है, बी गलत है। तो उससे देखा जाए तो यही करेक्ट है, ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। A spring stretched by 5 centimeter force 10 Newton, a time period of oscillation when a mass of 2 kg is suspended by it। तो ठीक है, ये आपका SHM वाले चैप्टर से। तो इसमें क्या पूछा है कि फाइंड अ टाइम पीरियड। तो फाइंड अ टाइम पीरियड तो T इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के। भी बहुत बेसिक सा इसका कॉन्सेप्ट है टाइम पीरियड का। तो मास तो हमें पता है 2 kg, ये क्या करेगा सस्पेंडेड थ्रू द स्प्रिंग ऑफ मास है, लेकिन इसका स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं पता है, इसका के का वैल्यू ये नहीं पता है। लेकिन क्वेश्चन में पहला लाइन देखिए, उसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि द स्प्रिंग स्ट्रेच बाय द 5 सेंटीमीटर बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। इस स्प्रिंग को कह रहा है कि अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स अगर लगाते हैं तो इसमें कुछ इल्यूमिनेशन विड्थ 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, हुक्स लॉ से आप जानते होंगे कि F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ऐसा। तो अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और स्प्रिंग कौन के, और इसमें स्ट्रेच कितना हो रहा है 5 सेंटीमीटर 0.05, के का वैल्यू आप देखेंगे तो 10 अपॉन 0 मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्योंकि के तो नेगेटिव में हो नहीं सकता, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्योंकि के क्या होता है कि टफनेस को मेजर करता है ना, कि हाउ स्प्रिंग कितना वो टाइट है या कितना लूज है, उसको मेजर करता है। तो स्केलर टाइप क्वांटिटी है, तो 10 अपॉन 0.05। तो यहाँ से आपको मिलेगा 200 न्यूटन पर मीटर। ये समझ में आया ना क्यों, क्योंकि 0.05 पे तो 1/100 ऊपर चला जाएगा, और 5 2 जा 10, तो मतलब कुछ ऐसा। आइए क्वेश्चन के लिए ऐसा कर दो 5 2 जा 200 न्यूटन पर मीटर। और ठीक है, तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, तो फिर अब कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि टी का जो वैल्यू है टी इक्वल टू 2 पाई, मास का वैल्यू कितना है 2 kg, अच्छी बात है, और के का वैल्यू 200 हो गया। तो ये दोनों 100, तो 100 का तो रूट आपको पता ही होगा 2 पाई 10, तो 2 पाई और पाई का वैल्यू होता है 3.14,
तो 3.14 इंटू 2 तो 6.28 हो जाता है अपॉन 10। तो यहाँ से आपको मिलेगा फिर 0.628 सेकेंड। तो उसमें आप देखिए तो ये आपका आंसर 0.628 सेकेंड ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। यहाँ पर भी दो कॉन्सेप्ट को मिस किया था, मतलब कि डायरेक्टली तो अब t = 2 पाई × √m/, के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, लेकिन k को आपसे कैलकुलेट करवाया कि कहाँ से f = -kx, हुक्स लॉ का कॉन्सेप्ट लगाया और उसको हमने फाइंड आउट किया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इलेक्ट्रॉन एन टाइप। अच्छा, ये भी सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सेम एज होल कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक एन एक्सटर्नल फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहा है अक्रॉस ईच ऑफ देम, कंपेयर देयर करंट इन देम। तो ये भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि करंट इन जब भी एन टाइप और पी टाइप में अगर देखते हैं तो एन टाइप में करंट ज्यादा रहता है और एज कंपेयर टू पी टाइप। तो कॉन्सेप्चुअल टाइप का करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन, ये ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, अब आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। इसमें क्या कह रहे हैं कि a dipole placed in electric field along Anson figure। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डाइपोल है प्लस और यहाँ पर है माइनस। डाइपोल ऐसे ही बनता है, प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन में सेम चार्ज सेम एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज चार्ज विल बी मैक्सिमम। मतलब आइडियल डाइपोल का डेफिनेशन पता है ना कि चार्ज शुड बी मैक्सिमम बट डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। तो और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो अब देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज साथ हो लेता है, वैसा ही जाता है। अगर यहाँ पर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस पे कुछ फोर्स लग रहा होगा F, और माइनस Q वाले में इधर लग रहा होगा F'। अब ये देखिए कि कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो इसका सोर्स चार्ज कुछ और होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि अगर 2 पॉइंट मान लीजिए A और B या E और E', तो E विल बी ग्रेटर देन E', क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो वहां से डिस्टेंस जिसका जो पॉइंट जितना चार्ज के करीब होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। तो E इज ग्रेटर देन E'। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, तो उस पर फिर क्या होगा कि जो F इज ग्रेटर देन F', F इज ग्रेटर देन F'। तो F' का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, ये देखिए इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट हो गया, और F वाले का इस डायरेक्शन में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो वाला फोर्स ज्यादा होगा तो उसको क्या करेगा, राइट की तरफ शिफ्ट कराएगा। तो यहाँ से फिर आपको, और ये सब में कंफ्यूज मत होइए, ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, फोर्स को समझते रहो, वहां से आपको निकलते हुए सब मिल जाएगा। तो अभी क्या होगा, F वाला ज्यादा होगा तो राइट साइड में ज्यादा लगेगा। तो आप कॉन्सेप्ट भी समझ लो कि जिधर फोर्स ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी उधर डिक्रीज हो रहा होगा, और सही भी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर वीक होते जा रहा है। तो टुवर्ड द राइट एज इन द पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। तो इसका ऑप्शन 3rd वाला होगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। इसको पॉज करके फिर से एक बार इसको मतलब इसको रिवर्स करके फिर से सुनिएगा ध्यान से, मैंने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाया। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग में क्या क्या होता है वो सब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, थोड़ा स्पेस बना लिया जाए अपने लिए। ये क्या कर रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप ये समझिए, अच्छा आगे पढ़ ही लेते हैं पूरा। केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ d बिटवीन देम। ठीक है, तो पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपका कॉनकेव लेंस है। तो एक चीज तो आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है,
और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो ठीक है, तो ये इसका वैल्यू कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर का 20 सेंटीमीटर, और इसका हो जाएगा फोकल लेंथ f2 कर लेते हैं और इसको f1 कर देते हैं, इस -5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन से और इसके बीच में d डिस्टेंस रखा हुआ है। तो क्या पूछा जा रहा है हमसे कि इफ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन A लीव्स B एज अ पैरेलल बीम देन द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी। तो देखिए एक इस तरह का अगर ऑप्टिक्स में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि दो लेंस को अगर आपस में कंबाइन करें तो उसका एक रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होता है। ऐसा आपने देखा होगा ना कि दोनों का दोनों मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं और इसका f1 है, इसका f2, तो इसका जो रिजल्टिंग फोकल लेंथ होता है 1/f1 + 1/f2 इस तरह का होता है। इसी से आगे दूसरा कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर दो फोकल लेंथ है, इनके बीच का डिस्टेंस सपोज d, तो उस समय उसका फोकल कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा इस समय का, तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 - d f1 + नॉट प्लस f1 f2 इस तरह का होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से फिर एक होगा कि यहाँ पर क्या करें कि क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। इफ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन ए, तो मान लीजिए कि ए है, इस पे फॉल करता है, तो इसको तो कन्वर्जिंग लेंस कहते थे, इसको ऐसा कर देगा नीचे की तरफ, और जो कॉन्केव होता है डाइवर्जिंग, तो फिर इसको वापस उधर कर देगा या कुछ इस तरह से करेगा कि ऐसे जा रहा है, क्योंकि ठीक उसके पैरेलल हो जा रहा ना कि एज पैरेलल बीम द बी एज द पैरेलल बीम। तो आप स्केल फिगर बनाएंगे तो बहुत आसान है उसको समझना, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, वो ठीक पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ वो पैरेलल, अगर बीम पैरेलल है इसका मतलब फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है। तो यहाँ से तो हमें एक चीज पता चले कि 1/∞ और 1/f1 + 1/f2 और d f1 f2। तो 1/, अच्छा एक चीज आप समझिए कि इंफिनिटी = 1/0 होता है, ठीक है। ये इंफिनिटी वाले में अक्सर आप लोग को प्रॉब्लम हो रहता है कि क्या होता है कैसे होता है। तो इंफिनिटी = 1/0 होता है, तो इस जीरो को इधर भेज दो और इंफिनिटी को इधर पकड़ कर लीजिए, तो क्या होगा 0 = 1/∞। तो कहीं भी अगर 1/∞ है तो इसका मतलब 0 होता है, तो 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए कि 1/f1 + 1/f2 = d f1 f2, हमें d ही तो फाइंड करना था, d मिल गया। तो d = क्या होगा, इस f1 f2 को इधर की तरफ भेज दीजिए, तो f1 f2 और 1/f1 + 1/f2, अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, f1 f2 / f1 + f1 f2 / f2, तो f2 f2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से f1 f1 कैंसिल हो जाएगा, तो पहले वाले में f2 होगा और दूसरे वाले में f1 होगा। और f2 क्या था, कॉन्केव लेंस था। तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, मैंने पहले ही आपको बताया था। तो यहाँ पर अलर्ट रहिएगा, इसका -5 सेंटीमीटर और f1 का 20 सेंटीमीटर। जनरली क्या होता है कि उसको ही 5 + f1 f2, ठीक है 5 20 25 हो गया, तो वो गलत हो जाता है। तो आप देखेंगे आंसर भी वैसा ही रहता है कि 5 + 20, तो 25 वाला भी एक ऑप्शन है ना, 25 जो कि गलत है, ऐसा नहीं। तो -5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा +15 सेंटीमीटर। अच्छा प्लस साइन ये इंडिकेट करें उनका कॉम्बिनेशन का अच्छा तो d सेंटीमीटर, तो d उसका बीच का लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, तो आंसर उस हिसाब से थर्ड वाला होगा। तो समझ में आया। तो इसमें भी कौन मतलब कि डायरेक्ट अगर फॉर्मूले की बात करें तो ठीक है, हमें पता था कि दो लेंस है, उसके बीच का f1 f2 उसका लेंस है और उसके बीच का डिस्टेंस अगर d है, उसका कॉम्बिनेशन का क्या होता है। लेकिन कॉम्बिनेशन का ना देकर उसको दूसरी भाषा में ट्विस्ट करके दे दिया, एक लाइन एक लाइट उस पर फॉल करता है और उसके बाद फिर से पैरेलल हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ हमें गिवन था इंफिनिटी, तो उसको डिकोड करना पड़ा, ठीक है। अब आइए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 तो ये कह रहा था कि इसमें
द एस्केप वेलोसिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी ग्रेविटेशन पे। इसमें कहा जा रहा है कि द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v from the escape velocity from the surface another planet having a radius 4 times the earth and same density is। तो देखिए escape velocity का कॉन्सेप्ट पता होगा कि certain minimum velocity which you have, अगर आप इसको फेंके स्पीड से अगर आप थ्रो करें कि वापस कभी नहीं है, इट इज कॉल्ड escape velocity। अच्छा, इसका एक्सप्रेशन पता है क्या escape velocity का? अगर नहीं पता तो देख लीजिए। बेसिकली ये अर्थ है और उसका रेडियस है r, और अर्थ का मास तो m होता है, और कोई पार्टिकल जिसको आप फेंक रहे हैं उसका मास m। तो उसको हमें करना क्या होता है कि अर्थ के सरफेस से उसको इतना स्पीड दे दो कि इसके जो बिटवीन जो पोटेंशियल एनर्जी का जो गैप है वो खत्म हो जाए, मतलब उसको ओवरकम कर जाए। मतलब जैसे सपोज करें कि मैं अभी एक पार्टिकल पेन है, इसको मैं अगर छोड़ता हूँ तो कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ अपने पोटेंशियल एनर्जी से इसको खींचता है, या ग्रेविटी के चलते होता है। तो टेक्निकल टर्म है पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास इतना है कि उस पे अर्थ की तरफ ही खींचा हुआ चला जाता है, या उसको ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो अगर वहां से बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है होगा, आपको पता होगा G(m1m2/r)। अब स्टार्टिंग में भी आपने एक देखा था क्वेश्चन, इसी पेपर में पहला क्वेश्चन क्या था कि वो था ना कि पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशन कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। तो देखिए एक ही कॉन्सेप्ट, मतलब एक में आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ दिया, दूसरे पर क्वेश्चन बनाकर वैसा आपको दे दिया। तो G(m1m2/r) ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसी को ओवरकम करना है तो किसको देंगे? इस पार्टिकल को। अगर v वेलोसिटी दे दिया जाए, इसको ओवरकम कर जाए, एक्चुअली में नेगेटिव होता है लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, 12mv²। तो आप ऐसा देख लीजिए, m1 तो मास ऑफ द अर्थ है ऐसे, और पार्टिकल का मास m है अपॉन r इक्वल टू 1/2m × v²। तो आप देखेंगे कि m से m कैंसिल हो गया, तो ये वाला e को नया नाम देते हैं एस्केप वेलोसिटी ve। तो 2g मास ऑफ अर्थ अपॉन r का रूट इस एस्केप वेलोसिटी, ये होता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब कह रहे हैं कि एस्केप वेलोसिटी इस समय का v है, और उसमें एक लाइन और उसने स्मार्टली ऐड किया है कि उसने कहा कि रेडियस 4 टाइम्स हो जाए, यही बोला ना, लेकिन उसका मास सेम है और डेंसिटी सेम है। जो अर्थ का है मास उतना ही, रेडियस बढ़ जा रहा है। तो हम ऐसा इसको कर सकते हैं 2g मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अर्थ का कितना हो जाएगा 4/3πr³, और यहाँ से r इक्वल टू v इसमें। तो ये वाला r से r एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये कुछ 8/3g(ρ)πr² इक्वल टू v, इसके वेलोसिटी रखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि एस्केप वेलोसिटी आप देख रहे होंगे कि एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। क्यों? क्योंकि 8/3 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट होता ही है, और डेंसिटी तो क्वेश्चन नहीं बोला है कि कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट होता ही है। तो ये सब कुछ r² का रूट होगा तो r होगा। तो हमें इसमें अब क्या करने की, एस्केप वेलोसिटी को कंपेयर करना है। तो एक मतलब हमने इस पता चल गया कि अगर डेंसिटी और उसका मास कांस्टेंट है तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से बोल सकते हैं ना v1/v2 इक्वल टू r1/r2। तो v1 v है और v2 पता करना है। इस समय का रेडियस r है, इस समय का इसका 4r है, दूसरे वाले का बोला है ना कि 4 टाइम्स हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कह रहा है ना कि द 4 टाइम्स ऑफ द सेम डेंसिटी। तो ये r से r कैंसिल हो गया, तो v/v/2 इक्वल टू 1/4। तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4v। तो उसका एस्केप वेलोसिटी उस प्लेनेट पर जाकर अगर उस पार्टिकल को फेंका जाए तो उसमें 4v से आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया था ना कि अर्थ पर अगर हम करते हैं तो एस्केप वेलोसिटी v से जा रहा है, और कह रहा है कि सेम मास का सेम डेंसिटी का दूसरा प्लेनेट है जिसका रेडियस हमारे अर्थ वाले से 4 टाइम्स है। अगर वहां से अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो 4v होगा।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो सीरीज में करेंगे। पार्ट 1 में था, ये पार्ट 2 है, तो कॉन्स्टेंटली उसको वॉच करते रहिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी, मैसेज मी इन द मैसेज बॉक्स, और कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, आप मतलब इसी के आसपास का मिलता जुलता, यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम।